हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जर्नल का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो जर्नल का एक वीडियो हमने कर रखा है जिसमें बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, और अब हम लोग और भी बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो पहले डिस्काउंट का हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो देखो, डिस्काउंट पहले देख लेते हैं कि कितने तरह का होता है, फिर जर्नल के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा दिया जाता है। किसको? तो रिटेलर्स को दिया जाता है। ठीक है। और रिटेलर्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज पे दिया जाता है, वो भी लिस्ट प्राइस पे। जो भी लिस्ट प्राइस होगा प्रोडक्ट का, उस पे ये प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन बल्क। तो बल्क में जब परचेज किया जाएगा तो उस पे दिया जाता है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन। तो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो या कैश ट्रांजेक्शन हो, यानी कि नगद या उधार, तो हमें उससे मतलब नहीं है। डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट हर हाल में मिलता ही है, दोनों पे मिलता है। ठीक है, दोनों पे मिल सकता है। फिर नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि कोई भी सेपरेट एंट्री डिस्काउंट के लिए प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है और एंट्री पास नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि इफ ट्रेड डिस्काउंट, if a trader sells a goods of list price of 1 lakh at 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश, एंट्री क्या होगा? एंट्री देखो, डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं होगा। सिर्फ हमारा ये देखना है कि 1 लाख का सामान सेल किया गया है। 1 लाख का सामान यहाँ पे सेल किया गया है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1 लाख का 20%, 20,000 हो गए। बचा कितना? 80,000। यही 80,000 का एक्चुअल में हमारा सेल्स हुआ है। ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश आ रहा है और सेल्स हमारा इनकम है, इसीलिए क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है कि जल्दी से जल्दी सामने वाला पेमेंट कर दे। ठीक है। तो पेमेंट फिक्स टाइम में, फिक्स पीरियड में करने के लिए ये कैश डिस्काउंट दिया जाता है। कि कैश डिस्काउंट बेसिकली हमारा क्या है कि जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट कर दे वो सामने वाला, इसीलिए दिया जाता है। इसका सेपरेट एंट्री होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स में ही होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में नहीं होगा। इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन देख लो, और इस क्वेश्चन के साथ एक और चीज हम लोग पढ़ लेंगे, कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री कुछ नहीं है, जब एक से ज्यादा डेबिट और क्रेडिट अगर एक साथ एक ट्रांजेक्शन में आता है, एक एंट्री में आता है, उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि इफ अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, 20,000 का सामान सेल हो रहा है, और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 10% है और 2% कैश डिस्काउंट है। तो अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहला लिस्ट प्राइस जो है हमारा, तो लिस्ट प्राइस है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउ किया गया, तो 10% 20,000 का 10% 2,000। फिर सेल्स आ गया हमारे पास 18,000 का, 20,000 माइनस 2,000। अब इसी 18,000 पे कैश डिस्काउंट जाएगा। तो कैश डिस्काउंट हमेशा ध्यान में रखना है कि जितना कैश पेमेंट हो रहा है, और पहले ट्रेड डिस्काउंट को घटा लिया जाएगा, उसके बाद फिर कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाएगा, पहले कैश डिस्काउंट नहीं देना है। ठीक है। तो सेल्स आ गया 18,000, अब 80,000 का ही 2% यहाँ पे निकलेगा, जो कि हमारा आ चुका है 360। ठीक है। 18,000 का अब 2% निकाल लेना, ये 360 आएगा। तो एक्चुअल में कैश हमारा यहाँ पे जो रिसीव होगा वो सिर्फ 17,640 ही होगा, उसमें हमने 360 डिस्काउंट दे दिया। तो देखो, सेल्स हो गया हमारा कितने का? सेल्स हो गया है 18,000 का, और उसमें हमारा डिस्काउंट हमने दिया था उस पर्सन को 360, और हमारा कैश रिसीव जो होगा वो हो जाएगा कितना? 17,640। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है इसीलिए डेबिट, फिर डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट, और सेल्स हमारा इनकम है इसीलिए क्रेडिट। नरेशन के साथ हम लोग मेंशन कर देंगे। अब आगे देखते हैं। तो अब ये आप समझ गए। तो अब ये क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चंस काफी बनते हैं, और 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं इस तरह के। तो परचेज गुड्स फ्रॉम विष्णु ऑफ फॉर 50,000 at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट, पेड इमीडिएटली 40% थ्रू चेक। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि 50,000 का गुड्स था, तो लिस्ट प्राइस हमारा क्या है? 50,000 हमने परचेज किया है, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल गया है 20%, तो 50,000 का 20% 10,000 हो गया। तो परचेज हमारा बन गया कितना? 40,000। और अभी हमने देखा कि कैश ट्रांजेक्शन किसको कहेंगे? तो कैश ट्रांजेक्शन बेसिकली हमारा क्या हो रहा है? नगद में जितना आएगा, कैश जितना, कैश ट्रांजेक्शन जितने हो रहे हैं, तो उतने ही पे कैश डिस्काउंट अलाउ होगा या रिसीव होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन देखो, पेड इमीडिएटली थ्रू चेक 40% ही बोल रहा है, बाकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, यानी बाकी उधार में हो गया, है ना। तो बाकी के बारे में नहीं बोला है, बाकी आपका क्या हो गया, उधार हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, 40% ही क्या हुआ है, चेक से पेमेंट हुआ है। ठीक है, तो 40% आ गया हमारा किसका, 40,000 का। तो 16,000 ये आ गया हमारा। तो 16,000 का हमारा कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। और इधर 40,000 का 60% जो कि 24,000 है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। अब कैश डिस्काउंट हमें कैश ट्रांजैक्शन पे ही मिलता है। तो 16,000 का हमारा 5%, कैश डिस्काउंट कितना बोल रहा था, 5%। तो 5% निकाल लेते हैं, तो 5% कितना निकल गया, तो 16,000 का 5% आप निकालोगे तो ये 18,000 सॉरी 800 आ जाएगा, है ना। 16,000 का आपको कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो 5% जब आप इसको निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 800। ठीक है, ये 800 आ जाएगा। सो 800 ये आ गया। अब हमारा कैश डिस्काउंट हमें पता चल गया कि कैश डिस्काउंट हमारा कितना हो गया है। तो कैश डिस्काउंट हमारा हो गया 800। और फिर उसके बाद हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया है 24,000। फिर परचेज हमारा हुआ है कितना, 40,000। और यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो हो गया हमारा 15,200। अब इसी के अकॉर्डिंग एंट्री देख लो। एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज कितने का हुआ, देखो यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है 40,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट 40,000। ठीक है, फिर उसके बाद जो पेमेंट किया है हमने, तो पेमेंट किया है हमने 15,200। देखो यहाँ पे बैंक में 15,200। फिर डिस्काउंट हमें मिला है ना, क्योंकि हम परचेज कर रहे थे तो डिस्काउंट हमें मिला है। सो इनकम हो गया ये हमारा, इसीलिए क्रेडिट हुआ 800 का। यहाँ देखो 5% कैश डिस्काउंट 800 का। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम लोग एंट्री नहीं करते हैं, ये आप ऊपर में आप देख चुके। फिर इस क्रेडिट में हमने कितना खरीदा था, 24,000। तो देखो 40,000 टोटल हमारा क्या हुआ, 40,000 टोटल हमारा परचेज हुआ है। और जिसमें से हमने पेमेंट किया 15,200 का, डिस्काउंट उस पर मिला 800 का, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमने किया 24,000 का। तो ये हमारा एंट्री हो गया विथ नरेशन। सो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। सो डिस्काउंट का हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं ओपनिंग एंट्री। सो ओपनिंग एंट्री काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ओपनिंग एंट्री आपका कुछ इस तरह का बोलेगा, इस तरह का डेटा दिया रहेगा कि एसेट्स इतने हैं और लायबिलिटीज इतने हैं, आपको ओपनिंग एंट्री पास करने हैं। सो ओपनिंग एंट्री कैसे पास होगा, तो जितने भी एसेट्स होंगे सभी को डेबिट कर देना है, इतना ध्यान रखना है। जितने भी एसेट्स होंगे तो नेमली इंडिविजुअली सभी को क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे देखो कैश है हमारा, तो कैश अकाउंट डेबिट 16,000। बैंक है हमारा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000। फिर स्टॉक है हमारा 1,08,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,08,000। फिर डेटर है हमारा, तो डेटर डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट 94,000। फिर उसके बाद हमारा बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल 5,000। और मशीनरी है हमारा 1,20,000। अब देखो यहाँ पे करना क्या है कि एक लाइन छोड़ देना है, इतना एसेट्स को डेबिट करने के बाद एक लाइन छोड़ देना है। और उसके बाद जितने लाइबिलिटीज है उन सभी को नेमली क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो लाइबिलिटीज हमारा दे रखा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में नेमली हम क्या इंडिविजुअली हम लोग को यहाँ करना है। तो मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट 14,000, टू ओम अकाउंट 26,000। और कैपिटल भी दे रखा है, तो टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख। ठीक है, कैपिटल अकाउंट 4 लाख, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखो कि हमें करना क्या है, तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को रफ में पहले कैलकुलेट करना है, कि जोड़ना है, सम कर लेना है कि डेबिट का कितना बैलेंस आया और क्रेडिट का कितना बैलेंस आया। तो जब भी डेबिट साइड लैक होगा, यानी डेबिट साइड लैक होने का मतलब क्या, कि डेबिट कम है और क्रेडिट ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्रेडिट में आपका 4 लाख कितना हो गया, 4 लाख है, 26,000 है और 14,000 है। सो ये आपका हो गया 4,40,000। और आप डेबिट साइड देखोगे तो वो थोड़ा कम आएगा। ठीक है, और ये आपका जो भी आया है अमाउंट, तो आप जब भी डेबिट साइड लैक करेगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे गुडविल अकाउंट से हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट 57,000 ये अमाउंट आ जाएगा। तो डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो जो अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो डेबिट साइड जब लैक होगा तो ध्यान रखना है कि गुडविल अकाउंट यहाँ पे जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये ध्यान में रखना है। और वहीं पे क्रेडिट साइड भी हो सकता है ना। क्रेडिट साइड यानी डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है, तो उसका भी एक देख लेते हैं कि अगर डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड छोटा है तो फिर क्या आएगा। तो फिर हमारा अगर डेबिट साइड यहाँ पे बड़ा है और क्रेडिट साइड ही छोटा है
तो फिर क्रेडिट साइड में बैलेंस करने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आप देखो कि हमारा एसेट दे रखा है, लायबिलिटीज दे रखा है, तो कैश अकाउंट डेबिट किया हमने, फिर बैंक अकाउंट डेबिट किया, शिव अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये सभी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब ये जो डेबिट हमने कर दिया है, तो अब उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ के, एक लाइन यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। अगर डेबिट का बैलेंसिंग होगा तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता, और क्रेडिट का बैलेंसिंग होगा तो टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, है ना, एक लाइन इसीलिए छोड़ देना है। और यहाँ पे लाइबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर्स दे रखा है 24,000 का और बैंक लोन 36,000 का, तो ऑब्वियसली दिखने ही सही लग रहा है कि हमारा क्रेडिट साइड लैग करेगा। तो अब क्रेडिट साइड जब लैग करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, और जितना भी लैग करेगा यानी डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड करेंगे, जितना अमाउंट आएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो टू कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखना है ओपनिंग एंट्री में अगर डेबिट साइड लैग कर रहा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट करके बैलेंस करना है, और अगर क्रेडिट साइड लैग कर रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट लिख के बैलेंस कर देना है। अब आ जाते हैं हमारा बैड डेट्स। तो बैड डेट्स क्या हो जाता है ये आप जानते हो कि जब भी कोई डेटर पे हमें पैसे नहीं मिल पाते हैं वो बैड डेट्स हो जाता है। तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि गौरव हु ओड 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो गौरव इंसॉल्वेंट हो गया, वो हमारा डेटर था, और 30 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। स्टेट का मतलब क्या हो जाता है कि उसके प्रॉपर्टी से सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे इन अ रुपी, तो 1 रुपये में 100 पैसे होता है, उसमें 30 पैसे ही रिकवर हो पा रहे हैं, यानी कि 30% ही रिकवर हो पा रहे हैं। तो हमें कितना मिलेगा, तो हमारा तो उधार था कितना 10,000, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें कितना मिल रहा है, हमें सिर्फ 30 पैसे इन रुपी ही मिल पाएगा। तो 30 पैसे इन रुपी का मतलब क्या हो गया कि 10,000 का 30% ही हमें रिसीव हुआ, तो 30% का मतलब 3,000, 3,000 ही हमें रिसीव होगा, बाकी बैड डेट्स हो गया, बाकी अब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंट घोषित करवाया जाता है, कोर्ट से वो ऑर्डर लिया जाता है, और कोर्ट फिर क्या कर लेती है, प्रॉपर्टी को अपने अंडर ले लेती है और फिर उसे नीलाम करवा देती है। ठीक है, और जो भी उससे पैसे आते हैं उसके जितने भी कर्जदार होते हैं उन सभी को पेमेंट कर देती है, जो जिन्होंने भी उसे लोन दिया है। तो अगर जैसे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे गौरव से कितना बाकी था, 10,000 बाकी था। ठीक है, सो 10,000 बाकी था, तो फिर 10,000 हमने लिख दिया कि गौरव अकाउंट, टू गौरव अकाउंट। कैश अकाउंट हमें मिला है, सिर्फ और सिर्फ मिला है कितना, कैश अकाउंट डेबिट 3,000। बैड डेट्स हमारा लॉस हो गया इसीलिए डेबिट होता है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000, और टू गौरव अकाउंट 10,000। सो 10,000 में हमें 3,000 मिला, 7,000 बैड डेट्स हो गया। अब वही एक और केस आ जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड, कि अगर पिछले साल ऐसा कोई घटना हुआ जो बैड डेट्स हो चुका था हमारा, अब अचानक से आउट ऑफ द ब्लू वो क्या हो रहा है कि आके पैसे दे दिया, या कुछ पैसे दे दिया। तो अब यहाँ पे जैसे गौरव से हमारा बाकी था कितना, 10,000 बाकी था, उसमें से 3,000 दे दिया, 7,000 हमारा बैड डेट्स हो गया था। अब इसी में देखो कि अगले साल वो क्या हुआ, अगले साल के अकाउंट में यहाँ पे बोला रिसीव 5,000 फ्रॉम गौरव विच वर रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। तो गौरव से हमें अब यहाँ पे 5,000 मिल गए। तो अब गौरव तो कोई रहा ही नहीं ना, वो तो डेटर हमारा खत्म हो गया था, एंट्री के थ्रू हम लोग खत्म कर दिए थे। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट जितना हमें मिल रहा है 5,000, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए क्या बना, सो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारे लिए इनकम बन गया, ये एक हमारा इनकम हो गया। ठीक है, सो ये हमारा जो इनकम हो गया, इसे इसीलिए इसको हम लोग क्रेडिट कर दिए। सो यहाँ पे एक गलती से आपका डेबिट लिखा गया है, ये डेबिट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज नहीं होगा, टू बैड डेट्स अकाउंट होगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। सो आगे अब हम लोगों का कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हम लोग ये सभी कुछ पढ़ने वाले हैं, ये सभी कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारा रहेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम। सबसे पहला, सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे खर्च जो हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया, यानी कि वो हमारा लायबिलिटी बना। तो सैलरीज ड्यू टू क्लर्क 50,000, सैलरी हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, सो एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, एक्सपेंस हमारा 50,000 है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी हमारा लाइबिलिटी हो गया, तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पेमेंट कर देते तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश हो जाता, लेकिन पेमेंट नहीं किया, ड्यू है, तो ये आउटस्टैंडिंग बन गया, और आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया है।
ठीक है। तो देखो खर्च वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि खर्च का मतलब ऐसा नहीं कि पॉकेट से पैसे निकल ही रहे हैं, है ना। अगर उसका बेनिफिट हमने ले लिया है तो खर्च हो गया। जैसे सैलरी, वो पर्सन काम कर लिया पूरा महीना, तो पूरा महीना ये काम कर लिया, अभी तक दिए नहीं है, तो खर्च तो हमारा हो चुका है, बट पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये लायबिलिटी हमारा बन जाएगा कि उसे देने हैं, फ्यूचर में हमें उसे पैसे देने हैं। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं? तो प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब कि पहले ही हमने खर्च कर दिए, पहले ही हमने पैसे दे दिए, अभी उसका बेनिफिट नहीं लिया है। जैसे आप लोग रिचार्ज करवाते हो तो प्रीपेड होता है ना, यानी पहले ही पे कर दिया, अभी उसका यूज नहीं किया है, तो वो हमारे लिए एसेट बनता है। तो आउट ऑफ द रेंट ऑफ दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो 10,000 अभी जो हमने रेंट दिया है उसमें से 10,000 जो है वो अगले साल का है, तो अगले साल का वो अगले साल हमारा बनेगा। अगले साल का हमारा ये प्रीपेड रेंट क्या हो गया? एसेट बन गया। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, ये एसेट बना इसीलिए हमारा ये डेबिट हो गया। और टू रेंट ये हमारा क्या है? टू रेंट हमारा क्या है? सो प्रीपेड रेंट हमारा यहाँ पे टू रेंट अकाउंट हो गया ये। ठीक है, तो आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, तो अभी जो हमने पे किया है उसमें से 10,000 जो है वो हमारा क्या हो गया? 10,000 जो है वो हमारा प्रीपेड रेंट वो एसेट हो गया, इसीलिए प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पे हमने 10% यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्च होता है और यहाँ फर्नीचर घट रहा है, तो क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 और टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू 10 लाख। तो 10 लाख हमारा कैपिटल है, ठीक है, 10 लाख पे 12% इंटरेस्ट हमें यहाँ पे निकालना है। सो देखो है क्या कि इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझो कि कैपिटल, अब देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। तो बिजनेस में जो ओनर ने पैसा लगाया उसे कैपिटल कहते हैं, है ना, उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कैपिटल कहा। अब यहाँ पे आप देखो कि कैपिटल जो बिजनेस में ओनर के द्वारा लगाया गया, तो अब वो क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दो, कि अगर ये पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो बैंक में मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो यहाँ पे मुझे क्यों नहीं मिलेगा? सो वही मांगता है इंटरेस्ट। ठीक है, सो अगर बिजनेस ये भी कह सकती है ना कि अच्छा तुम्हें प्रॉफिट तो मिल रहा है ना, तो बोलेगा क्या कि प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। प्रॉफिट हमारा रिस्क लेने की वजह से प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन कैपिटल जो मैंने लगाया है उसके लिए तो इंटरेस्ट ही लूंगा। सो इंटरेस्ट अब हमारे लिए अगर बिजनेस के एंगल से आप देखो तो ये ओनर को देना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या बना? खर्च बना। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आगे जुड़, ये कहाँ जुड़ जाता है? ये कैपिटल में ही जुड़ जाता है, यानी ओनर को मिलता है तो ये कैपिटल में ही जुड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इससे कैपिटल भी बढ़ जाता है। सो अगर एंट्री हम लोग देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000। ठीक है, 10 लाख का वहां पे 12% निकालना था, तो 1,20,000 और टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ गया इससे हमारा 1,20,000 का। फिर उसी तरह से ड्राइंग, ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट। अब सिमिलरली यहाँ पे बिजनेस भी कह सकती है कि ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, तो अगर तुम ड्राइंग कर रहे हो, ड्राइंग किसे कहते हैं? पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए गए ओनर के द्वारा, तो ओनर के द्वारा अगर पैसे निकाल लिए गए हैं तो अब यहाँ पे बिजनेस क्या करेगा? वो बोलेगा बिजनेस में से तुमने पैसे निकाल लिए, बिजनेस में रहता तो यहाँ पे उसका यूज होता, अब तुमने निकाल लिए तो इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे बिजनेस के एंगल से क्या हो गया? इनकम हो गया, है ना। और ड्राइंग यहाँ पे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम हो गया, इसीलिए 8,000। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा और आगे हमारा दो कॉन्सेप्ट और है। तो एक एडवांस इनकम का है, एक अक्रूड इनकम का है। तो देखो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस इनकम यानी कि हमें एडवांस में ही पैसे मिल गए हैं। तो एडवांस में जब पैसे मिल गए तो लाइबिलिटी, अभी हमने काम नहीं किया है और हमें पहले पैसे मिल गए, तो ये हमारा लाइबिलिटी बनेगा एडवांस। तो हमें पैसे मिल गए हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसे मिले हैं तो। और एडवांस कमीशन ये हमारा क्या हो गया? लाइबिलिटी बना। उसी तरह से अक्रूड कमीशन है, तो अक्रूड कमीशन या अक्रूड इनकम किसे कहते हैं? तो अक्रूड इनकम का मतलब कि इनकम बन चुका है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो अभी तक मिला नहीं है तो वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो इसके लिए एंट्री हो जाएगा अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट और टू कमीशन अकाउंट।
ठीक है, कि इनकम तो बन गया है कमीशन, इसीलिए यहाँ क्रेडिट हो गया, और अक्रूड कमीशन हमारा क्या हो गया, एसेट है कि अभी तक मिला नहीं है, मिल जाएगा। नेक्स्ट है कुछ ट्रांजैक्शंस हमारे जो है वो किससे रिलेटेड, तो रिलेटिंग टू गुड्स, गुड्स से रिलेटेड। सो आपने ये देखा था कि ड्राइंग अगर क्या हो रहा है, कैश का अगर ड्राइंग होता है तो क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स का ड्राइंग हो रहा है, गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है, तो फिर क्या, तो फिर यहाँ पे परचेज को हम लोग यूज करेंगे। तो देखो पहला हमारा है, पहला बोल रहा है क्या, पहले ट्रांजेक्शन में प्रोप्राइटर विथड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000। तो गुड्स 10,000 का निकाला है और कैश 20,000 का वो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है। तो टोटल ड्राइंग तो 30,000 हो गया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 30,000। ठीक है, टू कैश अकाउंट, कैश निकाल लिया है, कैश घट गया हमारे पास 20,000 से, और गुड्स निकाला है 10,000 से, तो गुड्स के लिए हम लोग यूज करेंगे परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट है गुड्स ऑफ फॉर 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी, सेल्स प्राइस इज 60,000। तो हमें सेल्स प्राइस से मतलब नहीं है, गुड्स कितने का घट रहा है, तो गुड्स तो स्टॉक से 50,000 का घटा ना, सेल तो हो नहीं रहा है, चैरिटी में हमने दे दिया, तो चैरिटी हमारे लिए खर्च ही माना जाएगा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हो गया। और टू परचेज, जब भी स्टॉक घट जाएगा बिना कोई सेल्स के तो टू परचेज हो जाता है, तो यहाँ पे टू परचेज 50,000। उसी तरह से आगे देखो, नेक्स्ट है कि गुड्स वर्थ 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो फ्री सैंपल के लिए दे दिया जाता है। तो आप भी देखते होंगे कि कभी कभी आप कोई गुड्स परचेस करते हो, उसके साथ छोटा सा एक पैकेट आपको दे दिया जाता है, कोई नए तरह के आइटम्स, है ना, तो नए तरह के आइटम्स आपको दे जाते हैं। जैसे आपने एक परफ्यूम खरीदा, तो एक और दूसरा कोई दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो, दूसरा कोई परफ्यूम आपको इतना छोटा सा दे दिया एक टेस्टर के फॉर्म में, तो वो क्या हो गया, सैंपल के तौर पे दिया गया है। तो सैंपल इसीलिए दिया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को हम लोग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मानते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट हो गया। और टू परचेज, फिर से स्टॉक घट गया हमारा, है ना, तो स्टॉक घटा बिना कोई सेल से, तो टू परचेज। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट है हमारा क्या, कि गुड्स वर्थ 50,000 एंड कैश वर्थ 20,000 वर स्टोलन बाय एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय ने यहाँ पे चुरा लिया है, तो गुड्स भी चुराया है और कैश भी चुराया है, तो ये हमारे लिए तो लॉस हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट 70,000, जिसमें से स्टॉक 50,000 का और कैश 20,000 का निकाला है, तो स्टॉक के लिए टू परचेज अकाउंट और कैश यहाँ पे टू कैश अकाउंट। एक और है, अब यहाँ पे ध्यान में देना रखना है क्या, कि गुड्स वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब होता क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने फायर इंश्योरेंस मान लेते हैं ले लिया, तो फायर इंश्योरेंस लिया जाता है कि फैक्ट्री वगैरह में आग न लग जाए। ठीक है, तो अगर आग लग गया तो इंश्योरेंस लिया गया है, पहले इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग बताएंगे और क्लेम यहाँ पे हम लोग करेंगे कि हम अब मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोवाइड करेगी। तो दो तरीके से वो कर सकती है, जितना का आपने क्लेम किया है पूरा का पूरा पैसे आपको दे दे, या तो दूसरा ऑप्शन उसके पास है कि अब आपने जितने का क्लेम किया उसे कम दे, है ना, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। वो आती है, एनालाइज करती है और देखती है कि क्या उतने ही का खर्च हुआ है, वो अपना वैल्यूएशन करती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जितना आपने क्लेम किया है पूरा का पूरा भी दे सकती है, या फिर वो क्या कर सकती है, जितना क्लेम है उससे कम ही वो उसका वैल्यूएशन लग रहा है उतना देगी। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स वर्थ 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो अब 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एक कॉमन एंट्री तो होगा लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, 1 लाख का लॉस हो गया है फायर से। अब हम लोग क्लेम करेंगे, तो क्लेम तो पूरा से करेंगे जितने का हमने इंश्योरेंस ले रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होता है, और टू लॉस बाय फायर, यानी अब ये लॉस बाय फायर हम लोग क्लेम कर दिए हैं किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो लॉस है उसको ट्रांसफर कर देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 60% ही पैसे हमें मिले, क्लेम के 60% ही मिले हैं, पूरा मिलता तो सीधा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे कुछ पैसे हमें नहीं मिले हैं, तो जितना मिला है बैंक अकाउंट डेबिट 60% मिला है, तो 1 लाख का 60% 60,000 हो गया, और हमें 40% नहीं मिले हैं, तो 40% प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, यानी एक्चुअल जो लॉस हुआ है लॉस बाय फायर वो 40,000 ही माना जाएगा, टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख।
ठीक है। तो 1 लाख यहाँ हमने देखा था, क्लेम किया था हमने, तो क्लेम तो हम लोग पूरा सही करेंगे ना, तो क्लेम तो हमने पूरा से कर दिया। और यहाँ पे अब हमें रिसीव हुआ है 60%, तो जितना मिलेगा तो 60% ही हमें मिला, 60,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जितने का लॉस हो गया तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू इंश्योरेंस कंपनी। सो इस तरीके से हमारा काफी ट्रांजेक्शन्स हो गया। तो आपके 11th में जितने टॉपिक्स थे, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स थे वो हमारा ओवरऑल कवर हो गया। एक बात ध्यान में रखना है, जैसे एक होता है हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। सो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई एसेट्स हम खरीद रहे हैं तो उसके पुट टू यूज तक जो भी खर्च है वो उस एसेट का ही खर्च माना जाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि आपने टीवी परचेज किया है, तो अगर आप टीवी परचेज किए, ये मान लेते हैं कि 20,000 का आपने टीवी परचेज किया है, ठीक है, और इसको घर लाने में और इंस्टॉल करवाने में आपके 1,000 और एक्स्ट्रा खर्च हो गए। तो ये आप जो भी लाने में इंस्टॉलेशन और सभी जो खर्च हुआ है 1,000, तो ये 1,000 भी उस टीवी का ही खर्च माना जाएगा। तो इसको हम लोग एंट्री क्या देंगे? सो एंट्री हम लोग देंगे यहाँ पे, अगर टीवी हमारा गुड्स है तो, अगर टीवी गुड्स नहीं है तो एसेट है, तो यहाँ पे टीवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट 21,000 जाएगा। इस 1,000 का अलग से सेपरेट एंट्री कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नॉर्मल रिपेयर हो रहा है तो वो अलग है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया इंस्टॉलेशन में, तो ये हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा जो खर्च है उसी में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो मेजर क्लास 11th के जो जर्नल में आपको पूछे जा सकते हैं या जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको कवर करवा दिया। इस दोनों वीडियो में आपको रूल्स से लेके एक एक एंट्री को मैंने कवर करवा दिया। अब आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो जर्नल का। कहीं पे भी अगर फंसते हो तो आप ओपनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, किसी भी तरह से आप लिंक करके मुझे वो आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो और मैं जरूर से जरूर उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और भी हमारे वीडियोस आप देखते रहें, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जो हमारा क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक हम लोग अलग अलग चीज़ों को प्रोवाइड करवाते हैं। और आगे प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में भी हम लोगों का प्लेलिस्ट ऐड होने वाला है। सो आप हमारे साथ बने रहें, जो कि फ्यूचर में भी आपको जरूर फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।